बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ रिजवान। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर नंबर 2 का, जो कि जनरल साइकोलॉजी का हमारा नेक्स्ट लेक्चर था। हमने जनरल साइकोलॉजी की जो सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है उसमें नेक्स्ट हमारे पास जो लेक्चर आता है वो है कैरियर इन साइकोलॉजी। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम लोग चलते हैं अपने कैरियर्स पे। साइकोलॉजी में जितने कैरियर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। उन कैरियर्स की आपके पास कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशंस हैं पाकिस्तान के अंदर, इसके अलावा अब्रॉड में आपको कहाँ कहाँ पे उनकी एप्लीकेशंस मिलेंगी। ये भी देखेंगे कि कौन सी जो साइकोलॉजी की फ़ील्ड है या डोमेन है वो कहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कौन सी जो है वो फेमस है, और पाकिस्तान के अंदर किस डोमेन में आपको जल्द से जल्द जो है वो जॉब्स मिल सकती हैं। ये सब डिस्कस करेंगे। बीइंग अ ग्रेजुएट स्टूडेंट आपको कौन सा करियर आगे चूज़ करना चाहिए और किसकी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके पास है वो ज़्यादा हैं। जो चलते हैं अपने सबसे पहले करियर की तरफ, तो आपके पास सबसे पहले जो आ जाता है वो है काउंसलिंग साइकोलॉजी। काउंसलिंग साइकोलॉजी आपने काउंसलर्स बहुत जगह पे देखे होंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं जी। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हेल्प इंडिविजुअल डील विद पर्सनल एंड इमोशनल इश्यूज, प्रोवाइडिंग थेरेपीज एंड गाइडेंस। अब यहाँ पे जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं, आप जब एमएस कर लेते हैं काउंसलिंग में, ठीक है, काउंसलिंग साइकोलॉजी में, तो आप लोग जो है वो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो आपका काम क्या होगा काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट? एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आपका जो काम है वो ये है कि आप किसी भी पर्सन की जो पर्सनल और इमोशनल इश्यूज़ चल रहे हैं उनको डील करेंगे। उनको देखेंगे कि इसके जो पर्सनल इश्यूज़ चल रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल के अपने साथ हैं, चाहे इंडिविजुअल की फैमिली के साथ है, चाहे इंडिविजुअल के पीयर्स के साथ है, किसी भी आपके पास हो सकता है। बच्चे के क्लास के अंदर है या बच्चे के टीचर के साथ इश्यूज़ चल रहे हैं, वो सारे इश्यूज़ जो हैं आप वो देखेंगे एज अ काउंसलर जो है। इसके अलावा उसके जो इमोशनल इश्यूज़ चल रहे हैं वो इमोशनल तौर पर बहुत डैमेज है, और ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करेंगे। इसके अलावा इन चीज़ों के साथ डील करेंगे और प्रोवाइड करेंगे उसको थेरेपी, और साथ में गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे वो आगे किस सिचुएशन में क्या चीज़ जो है वो कौन सा स्टेप जो है वो उठाएगा पर्सन जो है। यहाँ पे आपको जो काउंसलर्स होते हैं या जिन काउंसलिंग साइकोलॉजी की जो एप्लीकेशंस हैं आपके पास जो है वो एजुकेशन सेक्टर्स में मिलेंगी, आपको कम्युनिटी सेंटर्स में मिलेंगी, और प्राइवेट प्रैक्टिस भी ये लोग करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बताती चूँ कि पाकिस्तान के अंदर काउंसलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो टॉप पे है। इसलिए मैंने इसको सबसे पहले कैरियर में रखा था, क्योंकि कैरियर के लिहाज से काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं, और इनकी जो एप्लीकेशन है इस डोमेन की जो प्रेफरेंस है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर्स में ये पाए जा रहे हैं। और अब जो है वो डे बाय डे और जैसे ही वक्त गुजरता जाएगा ना, इंशाल्लाह इनकी जो एप्लीकेशन है वो और ज़्यादा जो है वो हाई होती जाएगी, ठीक है। क्योंकि स्कूल्स के अंदर और आउट ऑफ कंट्री अगर आप पूछें तो आउट ऑफ कंट्री तो ये हर स्कूल में मौजूद है, ठीक है। हर आपको हॉस्पिटल में मिलेंगे, प्राइवेट सेक्टर्स में मिलेंगे, हर कम्युनिटी के अंदर मिलेंगे, कि जो पर्सन के रिलेशन और उसके दरमियान जितने भी इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करते हुए ये आप लोगों को मिलेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी जब आप एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी कर लेते हैं तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? आपके पास ये लोग जो होते हैं वो असेस करते हैं, डायग्नोज करते हैं और ट्रीट करते हैं इंडिविजुअल को विद मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। अब वहाँ पे क्या था कि वो लोग गाइड कर रहे थे, इसके अलावा वो डील कर रहे थे उन लोगों के साथ जिनके पर्सनल और इमोशनल इश्यूज़ चल रहे हैं। अब यहाँ पे जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उनका काम है कि जितने भी लोग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का शिकार हैं उनको असेस करते हैं ये लोग, उनको डायग्नोज करते हैं और उसके बाद उनको ट्रीट करते हैं। अब यहाँ पे आपने डायग्नोज कैसे करना है क्वेश्चनायर्स लगा के, इसके अलावा ट्रीट कैसे करना है आपने टेस्ट वगैरह डायग्नोज आप टेस्ट वगैरह लगा के कर सकते हैं। ट्रीट कैसे करना है डिफरेंट थेरेपीज दे सकते हैं आप इनको। और यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके पास टॉप पे आते हैं साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर वो सबसे ज़्यादा जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग के बाद जो है वो पाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताती चलूँ कि इनकी जो आपके पास एप्लीकेशंस हैं वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं ये लोग, हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करते हैं, क्लिनिक्स में करते हैं, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स में करते हैं, और बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशंस में भी करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट डाउन कर लें, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है ना वो हर डोमेन में फ़िट हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। ये लोग स्कूल, एजुकेशन सेक्टर्स हर जगह पे फिट हो सकते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपना एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में कर रहे हैं आजकल पाकिस्तान के अंदर। और आउट ऑफ कंट्री अगर आप अब्रॉड की बात करते हैं तो एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करने के बाद आप
की जो एप्लीकेशंस है वो हॉस्पिटल, क्लिनिक्स और कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स इन सब में आ सकती है, ठीक है। और क्लिनिकल साइकोलॉजी अगर आप पाकिस्तान में कर रहे हैं तो आप आगे मिलिट्री में भी जा सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को सबसे ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस समझा जाता है। जब हम इमोशनल इंटेलिजेंट डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक को, तब हम देखेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंट कौन होता है और मतलब वो किस किस पर्सन को कहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इमोशनल इंटेलिजेंट समझा जाता है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को समझा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फॉरेंसिक साइकोलॉजी। फॉरेंसिक साइकोलॉजी पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो इतनी फेमस नहीं है। ये आपके पास इसकी जो डेफिनेशन है, क्लिनिकल फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट अप्लाई साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल विद इन अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है। ये जो होते हैं ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर अप्लाई करते हैं और ये आपको नज़र आएंगे। दे में वर्क इन कोरिलेशनल फैसिलिटीज़, कोर्ट रूम्स में आपको नज़र आएंगे, कॉन्सर्ट, और इसके अलावा क्रिमिनल केस के अंदर नज़र आएंगे। जब आप असेसमेंट कंडक्ट कर रहे हैं वहाँ पे नज़र आएंगे। और इसके अलावा आप जो है वो एक्सपर्ट टेस्टिमोनी प्रोवाइड करते हुए आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो इनकी जो एप्लीकेशंस है वो इन प्लेसेस के ऊपर है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसकी ये इतना फेमस नहीं है। ये आपके पास ये डोमेन जो साइकोलॉजी का है, फॉरेंसिक साइकोलॉजी जो है वो इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन अब्रॉड में इसकी ज़्यादा एप्लीकेशंस पाई जाती हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है स्कूल एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। स्कूल एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है जी, स्कूल और एजुकेशन सेक्टर्स के अंदर इनकी जो एप्लीकेशंस है वो पाई जाएंगी। स्कूल साइकोलॉजिस्ट वर्क इन एजुकेशनल सेटिंग, फोकस ऑन स्टूडेंट एकेडमिक, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ये सारे जितने भी इनके पास पाए जाते हैं ना स्टूडेंट्स के एरियाज़, उनके ऊपर ये वर्क कर रहे होते हैं। स्कूल और एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं इनको काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के साथ रिप्लेस भी किया जा सकता है, यानी काउंसलर भी स्कूल के अंदर जो है वो वर्क कर सकते हैं। दे असेस लर्निंग डिसेबिलिटीज़, प्रोवाइड काउंसलिंग एंड विद टीचर्स एंड पेरेंट्स टू सपोर्ट स्टूडेंट सक्सेस। यहाँ पे ये क्या करते हैं कि ये लोग जितनी भी डिसेबिलिटीज़ जो है वो स्टूडेंट्स को पेश आती हैं लर्निंग के दौरान, ठीक है, उनको उन डिसेबिलिटीज़ को जो है ये असेस करते हैं। इसके अलावा इनके ऊपर फोकस करते हैं कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, ठीक है। अगर एक स्टूडेंट क्लास के अंदर एडजस्ट नहीं हो रहा तो उसके पीछे रीज़न क्या है, क्या टीचर उसका काज है या स्टूडेंट खुद उसका काज है कि स्टूडेंट खुद ही एडजस्ट नहीं होना चाह रहा, या उस क्लास का जो इन्वायरमेंट है या उसका जो पीयर प्रेशर है उसकी वजह से वो जो है वो एडजस्टमेंट नहीं हो रही उस बच्चे की। तो ये चीज़ भी नोट डाउन करते हैं। इसके अलावा अगर उसकी लर्निंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी ये लोग असेस करते हैं और इनको जो है वो काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं कि इन्होंने आगे किस सिचुएशन में किस तरह से मूव करना है इस सिचुएशन के अंदर और किस तरह से इस सिचुएशन को जो है वो कोप अप करना है। और इनके पेरेंट्स को भी सपोर्ट करते हैं जो स्कूल और एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। दोबारा से पाकिस्तान के अंदर इनकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है और अब्रॉड में आपको इनकी ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो हैं आपके पास कंडक्ट करते हैं रिसर्च को टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एंड कॉग्निशन। दे डिज़ाइन एंड कैरी आउट एक्सपेरिमेंट एनालिसिस डाटा यूजिंग स्टैटिस्टिकल मैथड एंड कंट्रीब्यूट टू, ठीक है जी। ये आपके पास आ जाता है कि जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिसर्चेस कंडक्ट करते हैं। आपने जब साइकोलॉजी को पढ़ा तो आपको पता होगा कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट जितने भी थे उन्होंने रिसर्चेस को कंडक्ट किया। जैसे स्टैनफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो था उसमें भी उन्होंने रिसर्च को कंडक्ट किया, उसके बाद उसको देखा, उन ह्यूमन बिहेवियर्स को स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उसका एनालिसिस किया स्टैटिस्टिकल मैथड को यूज़ करके उसके बाद जितने भी एडवांस साइकोलॉजिकल नॉलेज थे उनमें इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल दी है कि जो स्टैनफोर्ड एक्सपेरिमेंट था, प्रिजनर एक्सपेरिमेंट, वो अगर आपने सुना हुआ है बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है। तो वहाँ पे भी जो थे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट उन्होंने स्टडी को कंडक्ट किया, फिर ह्यूमन के जो बिहेवियर्स थे उनको स्टडी किया। स्टडी करने के बाद आपके पास उन्होंने उसका एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद उसके जितनी भी आपके पास रिजल्ट्स आए थे उनके पास जो रिजल्ट्स आए थे साइकोलॉजिकल नॉलेज आया था उन्होंने फिर उसको वेरीफाई किया था। और दे टिपिकली वर्क इन एकेडमिक सेटिंग एट प्रोफेसर रिसर्चर पब्लिशिंग देयर फाइंडिंग्स इन एकेडमिक जर्नल्स एंड प्रेजेंटिंग एट कॉन्फ्रेंस। ये आपके पास यहाँ पे इनकी एप्लीकेशन
एप्लीकेशन मिल सकती है एकेडमिक सेटिंग्स के अंदर। इसके अलावा रिसर्चर, एज अ रिसर्चर ये काम कर रहे हो सकते हैं, प्रोफेसर आप बन सकते हैं। अच्छा, प्रोफेसर वाला जो अपॉर्चुनिटी है, प्रोफेसर की अपॉर्चुनिटी जो है वो तो आपको हर डोमेन में मिलेगी, चाहे वो काउंसलिंग किया, चाहे वो क्लिनिकल किया, चाहे वो फोरेंसिक किया, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल किया, वो सब डोमेन्स में आपको ये अपॉर्चुनिटी जो है वो सब डोमेन्स में मिल रही होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं कि ये एकेडमिक जर्नल्स लिखते हैं, क्योंकि जो उनका रिज़ल्ट आता है फिर वो उस चीज़ को पब्लिश करवाते हैं। पब्लिश करवाने के बाद जो है हम उनके रिज़ल्ट को स्टडी करते हैं और हो सकता है कि हम उनके रिज़ल्ट को मज़ीद वेरीफाई भी कर सकते हैं आगे से, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट। न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट जो है वो डोमेन है, और ये आपके पास फ्यूचर में उभरती हुई जो साइकोलॉजिस्ट की डोमेन है वो सबसे ज़्यादा उभरती हुई डोमेन नज़र आ रही है। अगर आप फ्यूचर में देखते हैं तो साइकोलॉजिस्ट जो है, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो उनका काम क्या होता है, वो स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ब्रेन, बिहेवियर एंड कॉग्निशन। इन तीनों चीज़ों के दरमियान जो रिलेशनशिप पाया जाता है उनको स्टडी करते हैं न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट। दे ऑफन वर्क इन रिसर्च, क्लिनिकल। अब इनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे आ रही हैं आपके पास, वर्क इन रिसर्च, क्लिनिकल सेटिंग, असेसिंग एंड डायग्नोजिंग इंडिविजुअल विद न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस एंड इंजरीज। आपके पास क्लिनिकल सेटिंग में आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं कि ये लोग असेस करते हैं और डायग्नोज करते हैं इंडिविजुअल को जो कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में आया है किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, किसी भी क्लिनिक के अंदर, या आपके पास अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर आपके पास आया है जो कि जिसको न्यूरोलॉजिकल इंजरीज़ हैं, उनको असेस करना और उनके प्रॉब्लम को डायग्नोज करना जो है वो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट का काम होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट में आपके पास आ जाता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट ह्यूमन स्टडी क्या करते हैं, आपके पास ह्यूमन डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्पैन, एग्जामिन हाउ पीपल चेंज फिजिकली, कॉग्निटिवली एंड सोशली एज दे ग्रो। अब यहाँ से इनका काम क्या होता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट का, डेवलप तो हम तब भी कर रहे होते हैं जब हम फीटस की सूरत में होते हैं, ठीक है। तो ये लोग स्टडी ही फीटस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फीटस से स्टार्ट करके लाइफ स्पैन जितनी भी एक इंसान की चल रही है, चाहे वो 60 ईयर्स तक अलाइव है, चाहे वो 70 ईयर्स तक अलाइव है, चाहे वो 80 ईयर्स तक अलाइव है, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, ठीक है। उनको स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं और उनमें देखते हैं कि उनके अंदर जो फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल चेंजेस हो रही हैं वो किस तरह से हो रही हैं, उनके पीछे रीज़न क्या है और किस तरह से इंसान जो है वो ग्रो कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो है वो नोट डाउन करते हैं। वैसे ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो इसकी डोमेन है साइकोलॉजी की। दे मे कंडक्ट रिसर्च, टीच और वर्क इन अप्लाइड सेटिंग। अब यहाँ पे इनकी एप्लीकेशन कहाँ पे आ जाती है कि ये रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं, टीच कर सकते हैं। टीचिंग का तो मैंने आपको कहा कि ये सब में ही आपको कॉमन नज़र आएगा। वर्क इन अप्लाइड सेटिंग, आपके पास ये अप्लाइड सेटिंग में भी आपके पास ये वर्क करते हुए नज़र आएंगे। उसके बाद आ जाती है मिलिट्री साइकोलॉजी। नेम आप इसका देखें तो मिलिट्री मतलब कि स्पेसिफिक टू मिलिट्री, ठीक है। मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड मेंटल हेल्थ सर्विसेज टू मिलिट्री पर्सनल, वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज। अब यहाँ पे क्या है कि जब भी इनका जो काम होता है, ये क्या होता है कि जो मिलिट्री में पर्सन होते हैं, जितने भी जो आर्मी पर्सन्स होते हैं, उनको अगर इंजरीज़ का सामना करना पड़ा है या उनको किसी भी हादसे का सामना करना पड़ता है, ठीक है, अगर वो किसी भी जंग से आए हैं या इस तरह का कोई सीन है उनके साथ, तो जिनकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हुई है, तो यहाँ पे मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उनके मेंटल हेल्थ जो है उसको असिस्ट करते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज करते हैं, उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनकी जो फैमिलीज़ होती हैं उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करना इनका काम होता है। इनकी जो एप्लीकेशंस हैं ये आपको नज़र आएंगे जी, आपके पास मिलिट्री में ही नज़र आएंगे। उसके बाद आ जाते हैं दे एड्रेस इश्यूज़ लाइक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये मैंने पहले बात की, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर मिलिट्री वालों को कब हो सकता है, जब वो किसी जंग से वापस आए हैं या उनके साथ कोई हादसा इसी तरह का हो सकता है कि कोई जंग या इस तरह से लड़ाई वगैरह हुई है जिसमें जो है वो आर्मी का जो पर्सन है वो बच के वापस तो आ गया, लेकिन उसको काफ़ी हार्म हुआ है, फिज़िकल हार्म हुआ है, जिसकी वजह से वो मेंटली तौर पर स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर दिया है। क्यों स्ट्रेस ले रहा है? क्योंकि उसकी जो करियर था, उसका जो करियर चल रहा था मिलिट्री का, वो ख़त्म हो गया, स्टॉप हो गया। तो यहाँ पे ये जो मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट होते हैं इन लोगों को असिस्ट करते हैं। उसके बाद डिप्लॉयमेंट रिलेटेड स्ट्रेस एंड एडजस्टमेंट टू सिविलियन लाइफ। यहाँ पे ये सारी चीज़ें इनकी जो काम है वो ये सारा है कि पोस्ट
ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बाद आने वाली जितनी भी सिम्टम्स होती हैं उनको असेस करना, ठीक है, उनको डायग्नोज करना और पर्सन को असेस करना, आर्मी पर्सन जो कि इन चीज़ों को सफ़र कर रहा है उनको असेस करना और उनको सिविल लाइफ गुजारने में एडजस्टमेंट करवाते हैं ये लोग जो होते हैं मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं। नेक्स्ट आ जाती है सोशल साइकोलॉजिस्ट। सोशल साइकोलॉजिस्ट आपके पास जो है वो सोशल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इंडिविजुअल के थॉट्स को, फीलिंग्स को, बिहेवियर्स को और इन्फ्लुएंस बाय सोशल फैक्टर्स। इनका ये जो एडिशनल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके अंदर कि ये लोग सोशल, आपको सोशल से पता चल गया सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर क्या है, सोसाइटी के अंदर लोग रह रहे हैं, लोग एक जो लोग हैं, ठीक है, ये आपने बताओ, आपने ये सुना होगा कि जो इंसान है वो माशरती हैवान है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं मीन्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग। तो ये जो इन्फ्लुएंस है जो एक पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर कर रहा है या एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के ऊपर कर रहा है, उसको स्टडी करते हैं सोशल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं। उनके थॉट्स को, उनकी फीलिंग्स को, उनके बिहेवियर को, वो सब जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं सोशल साइकोलॉजिस्ट। दे में वर्क, अब इनकी एप्लीकेशन आ जाती हैं, दे में वर्क इन रिसर्च, एकेडमिक, अप्लाइड सेटिंग, एड्रेसिंग टॉपिक लाइक एटीट्यूड, ग्रुप डायनामिक्स, उसके बाद इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये सारे चीज़ों को एड्रेस कर रहे होते हैं ये लोग और इन सब में आपको वर्क करते हुए नज़र आएंगे। ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यही चीज़ है कि एक पर्सन जब दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है तो उनके ऊपर एक रिलेशनशिप होता है जिसको कहते हैं जी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इसको मैनेज करना और इसमें पर्सन का जो बिहेवियर होता है उसको देखना, इनकी थॉट्स को पढ़ना, इनकी फीलिंग्स को देखना, ये सब कुछ सोशल साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती हैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है आपके पास, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, लेकिन जिनको बच्चों को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल लगता है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल फील्ड है। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट फोकस ऑन मेंटल हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट। दे में वर्क इन स्कूल, क्लिनिकल, प्राइवेट प्रैक्टिस, कंडक्टिंग असेसमेंट, प्रोवाइडिंग थेरेपीज एंड एड्रेसिंग बिहेवियर इश्यूज़। अब यहाँ पे ये इनकी एप्लीकेशंस हैं, ये लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं क्लिनिक्स में, स्कूल्स में, प्राइवेट प्रैक्टिस में, इसके अलावा थेरेपीज प्रोवाइड कर सकते हैं, असेसमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं और बिहेवियर जो इश्यूज़ पेश आते हैं बच्चों को उनके अंदर भी ये काम कर सकते हैं। इनका मेन काम जो होता है वो बिल्कुल चाइल्ड यानी बच्चों के ऊपर होता है, ये बच्चों को जो है वो कर रहे होते हैं हैंडल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो साइकोलॉजिस्ट पाए जाते हैं ये उन साइकोलॉजिस्ट का जिक्र हो रहा है यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल आईओ के जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका काम क्या होता है कि वो अप्लाई करते हैं साइकोलॉजिकल थेरीज एंड मेथड्स टू इम्प्रूव द वर्क प्लेस डायनामिक्स, एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। यहाँ पे इनके तीन काम ये काम है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग अपनी साइकोलॉजिकल थेरीज को अप्लाई करते हैं, क्या करने के लिए, ताकि प्रूव हो सके जो वर्क प्लेस डायनामिक है उसको इम्प्रूव कर सकें, एम्प्लॉय की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव कर सकें, ऑर्गेनाइजेशन की जो अफेक्टिवनेस है उसको इम्प्रूव कर सकें। अब यहाँ पे ये लोग ज़्यादातर मतलब बेसिकली ये मॉनिटर कर रहे होते हैं जहाँ पे वो एम्प्लॉयज़ हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर, उनकी जो साइकी है उसको जो है ये मॉनिटर कर रहे होते हैं और उनके मुताबिक ये लोग जो है वो अपनी जो साइकोलॉजिकल थेरीज है उनको अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद ये सारी चीज़ें जो है इम्प्रूव कर रहे होते हैं। प्रोडक्टिविटी की अगर बात की जाए तो हमारे पास जो साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी या पीस साइकोलॉजी में हमारे पास ये मिलता है कि जो डिस्प्यूट होता है या जो डिसएग्रीमेंट होता है वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये जो साइकोलॉजिकल छोटी छोटी थेरीज हैं, छोटी बड़ी जो भी हैं, इनको अप्लाई करने के बाद ये लोग इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं। ये आपको इनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको इंडस्ट्री में मिलेंगी और ऑर्गेनाइजेशंस में मिलेंगी। दे मे बी इन्वॉल्व इन पर्सनल सिलेक्शंस, ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट एंड वर्क प्लेस असेसमेंट। ये इन जगहों पे भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा टीचिंग और प्रोफेसर भी ये लोग आपको नज़र आएंगे। उसके बाद आपके पास आ जाती है जी हेल्थ साइकोलॉजिस्ट। हेल्थ साइकोलॉजी या हेल्थ साइकोलॉजिस्ट आपके पास अनदर डोमेन ऑफ साइकोलॉजी इन विच हेल्थ साइकोलॉजिस्ट फोकस ऑन द इंट्रैक्शन बिटवीन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड फिजिकल फैक्टर। दो फैक्टर्स जो कि हैं फिजिकल फैक्टर्स एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, इन दोनों के दरमियान जो इंट्रैक्शन है उसके ऊपर फोकस करते हैं जो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट होते हैं।
ठीक है। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इमोशंस होगी, फीलिंग्स होगी, थॉट्स हो गए, बिहेवियर हो गया, और फिजिकल हेल्थ क्या होगी आपके पास। फिजिकल हेल्थ ओवरऑल जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जितनी भी हमारे पास हेल्थ, फिजिकल हेल्थ से मुराद के हमारे जितने भी ऑर्गन है वो नॉर्मल तरीके से वो कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फिजिकली हेल्थी पर्सन है। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप, जो इंट्रैक्शन पाया जाता है उनको स्टडी करते हैं आपके पास हेल्थ साइकोलॉजिस्ट। और इनका जो आपके पास एप्लीकेशंस हैं वो कहाँ कहाँ पे मिलेंगी, दे में वर्क इन हेल्थ केयर सेटिंग्स, प्रोमोटिंग हेल्थ बिहेवियर, कंडक्टिंग रिसर्चेज, असिस्टिंग पेशेंट्स एंड इन मैनेजिंग क्रॉनिक इलनेस। इसके अलावा प्रोफेसर के तौर पर आपको नजर आएंगे। यानी जितनी भी फील्ड्स आपको बताई हैं उनमें दो कॉमन एप्लीकेशंस पाई जाती हैं, या तो आप रिसर्चर बन सकते हैं और या आप प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट इनकी जो है वो डोमेन्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट आ जाता है। नेम से ही आपको पता चल रहा है कि जो स्पोर्ट्स में वर्क करेंगे ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो हैं, एथलीट ग्रुप जो होता है उसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है उनको देख रहे होते हैं, ठीक है, और उनकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करते हैं, उनको मेंटली तौर पर रिलैक्स करके, उनकी मेंटली तौर पर जो है वो काउंसलिंग करके, इसके अलावा उनको मोटिवेट करके और उनकी जो वेल बींग है उसको हाई करके ये लोग जो है उनकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करते हैं। दे में प्रोवाइड काउंसलिंग, मेंटल स्किल्स ट्रेनिंग एंड सपोर्ट ड्यूरिंग कंपटीशन। यही चीज़ आपको पहले मैं बताइए कि ये चीज़ आ जाती है और इनकी एप्लीकेशन आपको स्पोर्ट्स में ही मिलेगी, इसके अलावा ये और कहीं काम नहीं कर सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि आप ग्रेजुएशन के बाद कौन से कैरियर को चूज़ कर सकते हैं और पाकिस्तान के अंदर उनकी कौन सी एप्लीकेशंस हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी मान अल्लाह।